तो दोस्तों, मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस साल की सबसे अजीब और डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी में से एक, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। अगर आपने इसका कोई भी पार्ट नहीं देखा है या इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक स्टैंडअलोन मूवी है। इसमें कुछ छोटे मोटे कनेक्शन जरूर हैं, लेकिन वो कहानी को समझने में कोई दिक्कत नहीं देते। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो मैं सब कुछ अच्छे से क्लियर और आसान भाषा में समझा दूंगी। फाइनल डेस्टिनेशन बाकी हॉरर फिल्मों से एकदम अलग है। जहां बाकी मूवीज में डराने के लिए भूत, आत्मा या साउंड इफेक्ट्स होते हैं, मारने के लिए न तो यहाँ कोई भूत आता है, न कोई डेमन, न डेविल, न मॉन्स्टर और न ही एलियन। फाइनल डेस्टिनेशन में सीधा मौत आती है, और वो खुद अपना शिकार चुनती है। मौत अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब, कहाँ और किस रूप में आएगी, ये कोई नहीं जान सकता। उसी तरह फाइनल डेस्टिनेशन भी अपने अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट्स और टर्न्स के लिए जानी जाती है। कब, कौन और कैसे मरेगा, ये आप पहले से बिल्कुल नहीं जान सकते। इस फ्रेंचाइज में सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ्स को दिखाया गया है, और मौत को बहुत ही निर्दयी और क्रूर रूप में पेश किया गया है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1968 से। हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है, जिसे पार करती हुई एक लाल रंग की कार तेजी से निकलती है। इस कार में एक कपल होता है, पॉल और आरिस। आरिस की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि पॉल ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। ये सरप्राइज था एक बेहद खूबसूरत और ऊंचा रेस्टोरेंट टावर, जो अभी अभी बना था और आज उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। पॉल सिर्फ उसे टावर दिखाने ही नहीं लाया था, बल्कि ओपनिंग इवेंट में भी लेकर जाने वाला था। ये देखकर आरिस बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उस टावर को देखकर ना जाने क्यों उसे एक अनजाना डर महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, एक तरह का पूर्वाभास। वो अपने आसपास की हर चीज को बहुत ध्यान से नोटिस करने लगती है। उसी वक्त एक बच्चा फव्वारे में से सिक्के चुराता हुआ दिखता है। तभी वहां एक गार्ड आता है और गार्ड उसे टोकता भी है और समझाता है कि फाउंटेन से कॉइन चुराना बैड लक माना जाता है। फिर बच्चा वहां से चला जाता है, लेकिन एक कॉइन तो वह चुरा ही लेता है। उधर आरिस जैसे जैसे टावर के करीब पहुंच रही थी, एक अजीब सा डर उसे सता रहा था। यहाँ तक कि उस बच्चे से भी उसे डर लगने लगा था। पता नहीं क्यों, लिफ्ट के अंदर भी वो ये सोचकर डर रही थी कि लिफ्ट की कैपेसिटी 8 लोगों की है, जबकि इसमें उससे ज्यादा लोग चढ़ चुके थे। उसे लग रहा था कि कहीं लिफ्ट टूट न जाए। फिर जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, नीचे देखकर उसका डर और बढ़ता जा रहा था। खैर, ऊपर पहुंचकर पॉल नोटिस कर लेता है कि शायद आरिस को हाइट से डर लग रहा होता है। पूछने पर वह कहती है कि इतना भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और फिर एक गुलाब निकालकर पॉल की पॉकेट में लगाने लगती है। इसी दौरान उसे कांटा चुभ जाता है और उसकी उंगली से खून निकल आता है। इसे भी आप एक तरह का नेगेटिव साइन कह सकते हैं। खैर, तभी आरिस को थोड़ा जी मचलाने लगता है, तो वह वहां से जाने लगती है। और ठीक उसी वक्त मौत अपनी पहली चाल चल देती है। एक आदमी शैंपेन की बोतल खोलता है, जिसकी कैप झूमर पर लगती है और उसका एक नुकीला टुकड़ा नीचे कांच के फर्श पर गिरकर उसमें दरार डाल देता है। ठीक उसी जगह सब लोग कूद कूद कर नाच रहे थे, जिससे चटकी हुई फर्श टूटकर सब नीचे गिर सकते थे। दूसरी तरफ आरिस को उल्टियां हो रही थीं। हमें लगता है कि ये सब घबराहट की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी एक लेडी आरिस को देखकर अंदाजा लगाती है कि वो प्रेग्नेंट है, और उससे पूछती है कि कौन सा महीना चल रहा है। आरिस बताती है कि शायद दूसरा महीना होगा, और ये बात उसने अब तक पॉल को नहीं बताई थी। खैर, उसी वक्त पॉल आता है और आरिस को बाहर ले जाता है। फिर वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आरिस तुरंत उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है, जिससे पॉल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पास में वो शरारती बच्चा भी खड़ा था, जो फाउंटेन से कॉइन निकालकर वो इसीलिए लाया था ताकि बाद में उसे ऊपर से नीचे फेंके, बस मजे के लिए। लेकिन कॉइन सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि हवा के उल्टे बहाव से वापस टावर के अंदर जाकर फैन में फंस जाता है। फैन घूमने की कोशिश करता है और इसी दबाव में उसका एक हिस्सा टूटकर सीधा गैस टैंक से टकराता है, जिससे गैस लीक होना शुरू हो जाती है।
यानी डेथ धीरे धीरे अपना सेटअप बना रही थी। सीरीज में इसे डेथ डिज कहा जाता है। दूसरी तरफ पॉल और आरिस भी अपनी खुशी में झूम रहे थे और फर्श की दरार और गहरी होती जा रही थी। इसी दौरान नाचते नाचते आरिस अचानक से वो रुक जाती है और उसे कई बातें याद आने लगती हैं जो उसने अब तक नोटिस की थीं। जैसे तवे से अचानक लपटें निकलना, बर्फ का चटकना और लिफ्ट में नीचे वाला बटन। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती, फर्श टूट जाती है और उस पर खड़े लोग सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मारे जाते हैं। आरिस कांच वाले एरिया से बाहर थी, इसलिए वह बच जाती है। लेकिन पॉल कांच का टुकड़ा पकड़कर लटक जाता है। उसकी मदद के लिए आरिस तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी कांच टूट जाता है और आरिस की आंखों के सामने ही पॉल नीचे गिर जाता है, बहुत ही बुरी तरह टकराते हुए। हादसे के बाद बाकी सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और वहां पर पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान शेव महाशय को एक जोर का धक्का लगता है, जिससे आग की लपटों वाला पैन एक लेडी पर गिर जाता है और वह जल जाती है। जलन के कारण वो महिला बुरी तरह छटपटाकर इधर उधर भागने लगती है और तभी वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से गैस लीक हो रही थी। ये गैस बेहद ज्यादा कंबस्टिबल थी। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आती है, आग और तेज भड़क उठती है और जोरदार धमाका हो जाता है जिसमें आधे लोग जलकर राख हो जाते हैं। इसी बीच बिल्डिंग का आधा हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो जाता है और अब पूरा स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता था। धमाके की साथ ही वो कॉइन भी बाहर आ गया था और इस कॉइन पर जरूर ध्यान देना कि आगे ये क्या क्या करता है। खैर, इधर आरिस और बाकी बचे हुए लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर हर तरफ से टूट रहा था, तो कुछ लोग तो उसी में समा जाते हैं। बाकी बचे हुए लोग किसी तरह लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन एक साथ इतने लोग लिफ्ट में घुस जाते हैं कि लिफ्ट ही टूट जाती है और एक बंदा जो लिफ्ट के अंदर नहीं आ पाया था, दरवाजे में ही फंसा रह जाता है। वो तरबूज की तरह क्रश हो जाता है। फिर राइट साइड का स्ट्रक्चर पहुंचाने का काम वही कॉइन करता है। हवा में बहकर ये कॉइन पियानो पर जा गिरता है, जो पहले से ही गिरने के लिए तैयार था और इतना सा ही इसके लिए काफी था। अब पियानो पूरी रफ्तार से स्लाइड करता हुआ पहले एक लेडी को कुचल देता है और कांच तोड़ते हुए सबको अपने साथ खींच लेता है। इतने में वही शरारती बच्चा लिफ्ट से किसी तरह नीचे उतर आता है, लेकिन तभी पियानो सीधे उसी पर गिरता है और उसे भी खत्म कर देता है और इसी के साथ वो कॉइन वापस फाउंटेन में जाकर गिरता है। ऊपर आ रही बस एकमात्र सर्वाइवर नजर आ रही थी, लेकिन तभी वो एक छोटे बच्चे को वहां पर फंसा हुआ देखती है और ये बच्चा उसी लेडी का था जो आरिस की प्रेगनेंसी गैस की थी। आरिस उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन स्टिल आरिस बच्चे के साथ अभी भी कोने से लटकी हुई थी उसकी रिंग की वजह से, और वो रिंग छोटी थी जिसे आरिस जबरदस्ती अपनी उंगली में फंसाई थी, इसलिए रिंग तो नहीं निकलती, उसकी उंगली की खाली ही खींचकर निकल जाती है, जिससे दोनों भी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। तो इसीलिए आरिस को हाइट से, टावर से, बच्चे से और लिफ्ट से डर लग रहा था, क्योंकि यह सब इस भयानक घटना से जुड़ी थी। इस हादसे से पहले रेडियो में जो गाना बज रहा था उसका टाइटल था रिंग ऑफ फायर, जो इस इमेज से पूरी तरह जुड़ता है। हमने ये भी देखा कि कैसे अब्राहम लिंकन वाला कॉइन इस हादसे में कितनी अहम भूमिका निभाता है। एक तरह से आप इसे अब्राहम लिंकन की पूर्व अनुभूति यानी प्रीमिनिशन से भी जोड़कर देख सकते हैं, जो कि बहुत मशहूर है। उनकी हत्या होने वाली थी और यह उन्होंने पहले ही एक सपने में देख लिया था, और हैरानी की बात है कि उनकी मौत बिल्कुल उसी सपने जैसी ही हुई थी। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन में कैरेक्टर अपनी प्रीमिनिशन देखकर अपनी और बाकी सबकी मौत को टाल देता है, यानी आरिस पक्का जिंदा होगी और यह हादसा आरिस का प्रीमिनेशन है। लेकिन समहाउ कर्च टाइम में उसका ये प्रीमिनेशन उसकी नातिन देख रही है, वो भी सपने में, और इसका नाम है स्टेफनी। 2 महीनों से लगातार वो इस हादसे को अपने सपने में देख रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी लाइफ, उसका स्कूल सब खराब हो जाएगा। यानी स्टेफनी को इन सपनों का कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्टेफनी को नहीं पता कि सपने वाली लेडी उसकी नानी है, लेकिन इतना पता था कि आरिस उसकी नानी का नाम है।
जिससे उसे यह महसूस होता है कि इन सपनों के बारे में उसे अपनी नानी से जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन कैसे करे, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता कि उसकी नानी आखिर है कहाँ। इसलिए सबसे पहले वो स्कूल से छुट्टी लेकर सीधे अपने घर जाती है, जहां हम उसके पापा और उसके छोटे भाई चार्ली को देखते हैं। रही बात आरिस की मम्मी डार्लिन की, तो उन्होंने बहुत पहले ये घर छोड़ दिया था। वो अब अलग रहती हैं और आरिस के बारे में वही कुछ जानती होंगी क्योंकि वो उसकी माँ है। तो स्टेफनी अपनी मम्मी का पुराना बॉक्स ढूंढने लगती है कि शायद उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उसकी मम्मी से जुड़ी कोई भी सामान अब इस घर में नहीं है। तभी स्टेफनी को पता चलता है कि चार्ली अपने मामा के घर जा रहा था, तो वह भी उसके साथ ही चल देती है, जहां पर वो अपने मामामी और अपने 3 कजिन से मिलती है, जिनके नाम थे एरिक, बॉबी और जूलिया। एरी की टैटू और पीर्सिंग की दुकान थी और वह बॉडी पर हर जगह पीर्सिंग करवाए हैं। बॉबी नर्म दिल का है और उसे कछुए पालने का शौक है, और जूलिया टॉम बॉयज टाइप की है। खैर, स्टेफनी सीधा अपने मामा हावर्ड से अपनी नानी आयरिस के बारे में पूछती है, जिस पर हावर्ड का कहना था कि भले वो मेरी माँ और तुम्हारी नानी है, लेकिन वो एक पागल लेडी है। हम सब तो उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं और तुम्हें भी उससे दूर ही रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद उसके मामा घास काटने चले जाते हैं, बाकी भाई बन कछुए के साथ खेलने चले जाते हैं। और अब स्टेफनी को सिर्फ अपनी मामी से उम्मीद थी। मामी पहले तो मना कर देती है कि मामा गुस्सा होंगे, लेकिन स्टेफनी के इतना रिक्वेस्ट करने पर वो बता ही देती है कि उसकी माँ का बॉक्स कहाँ रखा है। फिर उसी बॉक्स से स्टेफनी को अपनी नाना नानी की फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर वो तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही उसने उन्हें सपने में देखा था। बॉक्स से आरिस का कट पता भी मिल जाता है। और फिर क्या था, स्टेफनी तुरंत उस पते पर पहुंच जाती है, जो कि एक कैबिन इन द वुड्स था, जहां आरिस ने खुद को मौत से बचाने के लिए पूरी तरह आइसोलेट कर लिया था। ना ही वो यहाँ से कभी बाहर निकलती थी और ना ही किसी को यहाँ आने देती थी। उधर स्टेफनी को भी वहां से भगाने लगती है, लेकिन जब स्टेफनी बताती है कि वो उसकी नातिन है, तब आरिस उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है, लेकिन पहले उसे अपनी जेब का सारा सामान निकालकर सामने वाले बॉक्स में जमा करने के लिए कहती है। स्टेफनी को अजीब लगता है, कहती है कि नानी आपको मुझसे कोई खतरा नहीं। तो एरिस कहती है कि वह तुम नहीं हो जिससे मैं डर रही हूँ, और फिर उसके लिए गेट खोल देती है। इसके बाद स्टेफनी अंदर चली जाती है, लेकिन कैबिन में घुसते वक्त वो डोर झटके से बंद कर देती है, जिससे वहां पर टंगा सिलेंडर नीचे गिर जाता है, जो कि अब डेथ के डिजाइन में काम आएगा, और वो कैसे ही हम आगे देखेंगे। खैर, यहाँ पर स्टेफनी को देखकर आरिस बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि और बताओ तुम्हारी मम्मी कैसी है। स्टेफनी बताती है कि नहीं पता, वो तो 10 साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। ये जानकर आरिस को थोड़ा दुख होता है। फिर वह पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या तुम मेरे खतों को देखकर यहाँ पहुंची हो। स्टेफनी बताती है, नहीं, मैंने आपको अपने सपने में देखा है, और सपने वाला पूरा सीन भी बता देती है। तब आरिस उसे बताती है कि यह मेरा प्रीमिनेशन है, जो तुम्हें सपने की शक्ल में दिखाई दे रहा है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां आरिस ने ये प्रीमिनेशन तब देखा था जब पॉल ने उसे प्रपोज नहीं किया था। पहले तो उसे बस सपना लगा, लेकिन जब उसने देखा कि पॉल सच में उसको प्रपोज कर रहा है, तब उसे समझ आया कि यह सपना नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली कोई घटना है, जिसे वह पहले ही देख ली है। अब सबसे पहले तो उस लड़के पर झपट्टा मारकर उसे कॉइन छीनती है, जिससे कि ब्लास्ट वाला प्रोग्राम टेका होने वाला था, लेकिन अब नहीं होगा। फिर आग सुलगते तवे पर ढक्कन रख देती है, और एंड में माइक में जाकर सबको वन कर देती है कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, जिससे समय रहते सब सेफली बिल्डिंग से बाहर आ गए, और इस तरह वो अपनी और अपने साथ सैकड़ों लोगों की मौत को टाल दी थी। ये सुनकर स्टेफनी तो खुश हो रही थी कि वाह नानी, आपने इतनी बड़ी तबाही होने से रोक दी। आरिस कहती है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन डेथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके काम के बीच में आए या उसका प्लान खराब करे। उसने बाद में एक एक करके उन सबको मार दिया जो भी उस होने वाले डिजास्टर से बच गए थे, यहाँ तक कि पॉल को भी डेथ ने मार दिया है।
लेकिन आरिस डेथ के प्लान को सालों से स्टडी कर रही है और अपनी सतर्कता के चलते वह अब तक मौत से बची हुई है। और इसलिए 20 साल से वह कैबिन से बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि बाहर तो डेथ के पास लाखों तरीके हैं एक्सीडेंट करवाकर मारने के, लेकिन मौत से कोई कितना बच सकता है। उसने तो मुझे यहाँ बैठे बैठे कैंसर दे दिया है, और इस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं। स्टेफनी कहती है कि 2 महीने से ही तो मुझे भी सपने आ रहे हैं। आरिस कहती है कि तुम भी मेरे साथ यहीं रहो, कहीं बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन स्टेफनी कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो स्कूल भी जाना है। आरिस कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी जान को खतरा है, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। दरअसल हमारी पूरी चीजें देखकर यह भी जान लिया था कि डेथ ने उसे मारने का डिजाइन भी सेट कर दिया है। इसके बावजूद वह बाहर चली जाती है, स्टेफनी को लाइव डेमो दिखाने के लिए। उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब अपनी आंखों से देखो कि मौत कैसे मारती है। तभी हवा से वेदर वैन नीचे गिरकर सीधे सिलेंडर से टकराता है। सिलेंडर की गैस पूरी ताकत से वेदर वैन को आरिस की तरफ धक्का देती है, और अगले ही पल वो वैन आरिस के सर के पीछे से होकर उसके चेहरे को चीरता हुआ निकलता है, और इस तरह आरिस की दर्दनाक मौत हो जाती है और स्टेफनी उसके खून में नहा जाती है, और तब जाकर उसे अपनी नानी की बात पर यकीन आता है। फिर इसके बाद हमें आरिस का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है, जहां स्टेफनी काफी सदमे में दिखाई देती है। वह बाकी लोगों को आरिस की खौफनाक मौत के बारे में समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी बात को कोई खास तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वे लोग आरिस के बारे में कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते थे। और तभी डालिन भी वहां पहुंचती है, जो कि बरसों बाद अपने परिवार को देखने आई थी। स्टेफनी अपनी मां से नाराज थी, इसलिए वह एक पल भी नहीं रुकती और सीधा अपने घर लौट जाती है। हावर्ड अपनी बहन डालिन का दिल से स्वागत करता है, और इन सब के बाद सब लोग फिर से सामान्य हो जाते हैं और आराम से वक्त बिताने लगते हैं। हावर्ड का कहना था कि उनकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में अकेले गुजार दी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जब तक जिंदा हैं साथ रहेंगे और हर पल को खुलकर जिएंगे। और इसी वजह से फैमिली गेट टुगेदर के नाम पर पूरा परिवार मिलकर अच्छा समय बिता रहा होता है। इस बात से बिल्कुल अनजान की मौत सबकी तरफ बढ़ रही है। बस एक छोटी सी चूक होगी और मौत सब कुछ बदल देगी। शुरुआत बॉबी से होती है, जिससे गलती से एक ग्लास टूट जाता है, और हम सभी जानते हैं कि कांच का टूटना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। और इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपशकुन था, क्योंकि पूरे हादसे की शुरुआत ही इसी कांच के टूटने से होती है। खैर, वो कांच तो साफ कर देता है, लेकिन एक नुकीला टुकड़ा बर्फ में जाकर मिक्स हो जाता है, और फिर वो बर्फ के साथ किसी की ड्रिंक में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफनी अकेले घर पर बैठकर आरिस की रिसर्च को ध्यान से पढ़ रही थी, जिससे उसे डेथ के नियम और उसके तरीकों के बारे में काफी कुछ पता चलता है। जैसे कि हर वार से पहले कोई ना कोई संकेत जरूर आता है कि डैड के पास थी, जो हल्के से एक सिप लेकर ग्लास वहीं टेबल पर रख देती हैं। दूसरी तरफ एरिक और बॉबी ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद कर रहे थे, जिसके ठीक नीचे एक रेक पड़ा हुआ था। अब बस ट्रैम्पोलिन के फटने की देर थी, जो किसी भी वक्त हो सकता था, लेकिन सही समय पर डालिन की नजर उस पर पड़ जाती है। वह तुरंत उसे वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह रख देती है। हमें ये दिखाया जाता है कि डेथ बार बार फेल हो रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उसी वक्त मामी से गलती से एक बोतल गिर जाती है, जिससे मशीन खुद ब खुद चालू हो जाती है। फिर एक पाइप में हलचल शुरू होने लगती है जिससे वही रेक कभी भी गिर सकती थी। इतने में स्टेफनी भी वहां पहुंच जाती है, जो इधर उधर नजर दौड़ाकर डेथ के प्लान को समझने की कोशिश करने लगती है कि तभी ट्रैम्पोलिन फट जाती है, जिससे जूलिया का ध्यान भटकता है और गलती से उसी के हाथ से कांच वाला ग्लास गिर जाता है। कांच का एक टुकड़ा हावर्ड के ठीक पैर के नीचे था, जिससे अनजान हावर्ड उस पर पैर रख देता है। कांच उसके पैर में घुसते ही वह दर्द के मारे उछलने लगता है, और तभी रेक नीचे गिरकर घास काटने वाली मशीन को ऑन कर देती है और गाड़ी सीधी हावर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में हावर्ड भी गिर पड़ता है और
घास काटने वाली गाड़ी में उसका चेहरा आने की वजह से उसी में कुचलकर हावर्ड खत्म हो जाता है। आरिस की मौत से तो किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हावर्ड की मौत के साथ पूरा परिवार सदमे में चला जाता है और स्टेफनी सबको ये समझाने में लगी हुई थी कि हावर्ड की मौत कोई साधारण हादसा नहीं था। ये डेथ का बदला था और हमारी पूरी फैमिली पर मौत का कर्ज चढ़ा है। पूरी बात यह है कि पहले टावर वाले हादसे में सैकड़ों लोगों को मरना था। यही सबका नसीब था जिसे आरिस ने अपने प्रीमोनिशन में देखा था। लेकिन आरिस ने इस हादसे को रोक करना ही सिर्फ खुद को बल्कि सबके नसीब को भी बदल दिया और डेथ का प्लान भी बिगाड़ दिया, जो कि डेथ को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और फिर जब सब बच ही गए तो फिर उनके बच्चे हुए, फिर उन बच्चों के भी बच्चे हुए, जिन्हें असल में इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पूर्वजों को तो पहले ही मर जाना था। तो डेथ की नजरों में ये सब पृथ्वी पर बोझ जैसे हैं। इन्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म किया जाएगा, वो भी बिल्कुल उसी क्रम में जैसे पहले सबको मरना था। आखिर में आरिस और वह बच्चा बचा था, इसलिए सबको खत्म करने के बाद पहले उसे आरिस को खत्म करना था और उसने उसे मार दिया। अब उसकी फैमिली ट्री में डेथ के नियम के मुताबिक जो पहले आया वह पहले जाएगा। तो आरिस के बाद उसने हावर्ड को निशाना बनाया। अब बारी है बड़े बेटे एरिक की, फिर जूलिया की और फिर सबसे छोटे बेटे बॉबी की। उसके बाद नंबर आएगा हावर्ड की छोटी बहन डालिन का, और फिर उसके दोनों बच्चों की बारी आएगी। स्टेफनी बड़ी है तो पहले वही जाएगी। उसके बाद चार्ली का नंबर आएगा। स्टेफनी के डैड और मामी इस ब्लड लाइन में नहीं आते, इसलिए वो कर से सेफ हैं। उन्हें जब मरना होगा तब मरेंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं। पहले डेथ उन्हें मारेगी जिनका नाम उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। जब तक आरिस जिंदा थी तब तक फैमिली भी सेफ थी, लेकिन अब उसके जाते ही मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगला नंबर एरिक का ही है। मगर स्टेफनी की थ्योरी किसी को समझ नहीं आती कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। सबको लगता है कि ये भी आरिस जैसी ही हो गई है। डार्लिन उसे समझाती है कि बेटा, तुम्हारी नानी ने अंधविश्वास में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरी जिंदगी को भी असर हुआ था, अब तुम भी उन बातों में फंसकर अपना जीवन मत बिगाड़ो। वो तो बस एक सपना था, भूल जाओ। जिस पर स्टेफनी कहती है कि आप रहने ही दीजिए। जब मुझे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप कहीं भी नहीं थीं, और अब माँ बनकर मुझे सलाह दे रही हैं। मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए। इसके बाद हम एरिक को उसकी दुकान में देखते हैं और स्टेफनी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वह उसे बार बार मैसेज कर रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं, कुछ बताओ। वैसे एरिक अपने पापा को खोने से बहुत दुखी था। वह उन्हें याद करते हुए उदास गाना सुन रहा था और उनके नाम का टैटू बना रहा था। तभी स्पीकर की तेज आवाज से वहां रखे पुतले गिरने लगते हैं, जिनसे टकराकर कांच का जार टूटकर नीचे गिर जाता है। और फिल्म में कांच के टूटने का क्या मतलब है, ये तो आप पहले से जानती हैं। एरिक उठकर उन टुकड़ों को हटाने जाता है। इसी दौरान वह गलती से ज्वलनशील लिक्विड का डिब्बा गिरा देता है। तभी पंखे से बंधी चेन टूटकर उसकी नाक की चेन में फंस जाती है और फिर एरिक अपनी नाक से ही लटक जाता है। उसी वक्त उसके पैर से एक लैंप गिरकर टूट जाता है, जिससे वहां आग लग जाती है। अंत में एरिक के वजन से पंखा भी टूट जाता है और वह सीधे आग पर गिर जाता है और यहीं सीन कट हो जाता है। अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि एक तो वो घर नहीं लौटा था और ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा था। वो चार्ली के साथ उसकी शॉप की तरफ जाने लगती है कि तभी रास्ते में शॉकिंगली उन्हें एरिक मिल जाता है। वो बताता है कि कल रात शॉप में आग लग गई थी, लेकिन उसने लेदर जैकेट पहन रखा था, इसलिए आग से बच गई। ये बोलकर वो खुश होने लगती है कि तभी एक ट्रक जस्ट उसके बगल से निकल जाता है और अब एरिक सोचने लगता है कि कल रात मौत उसे छूकर निकल गई और अभी साइड से ही निकल गई, जबकि चाहे तो वो मार सकती थी। वो स्टेफनी को बताता है कि यह प्रूफ है कि तुम्हारी थ्योरी सब फालतू है, मैं अभी नहीं मरने वाली, और फुल चढ़ में घूमने लगती है। और स्टेफनी बेचारी बार बार उसको सतर्क और सावधान रहने को कह रही थी कि मौत तो मजाक कर सकती है, लेकिन हम मौत के साथ मजाक नहीं कर सकते, कभी भी किधर से भी आ सकती है, और इसीलिए वो उसे हर तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। दो बच्चे वहां पर फुटबॉल खेल रहे थे, वहां से भी वह उसे हटा देती है।
जिस पर चार्ली को आश्चर्य होता है कि वह फुटबॉल से कैसे मर सकती है। तभी वहां पर एक गार्बेज ट्रक आता है। स्टेफनी उससे भी एरिक को दूर रहने को कहती है, जिस पर एरिक फिर ट्रक को ही किस करने लगती है और उसे चिढ़ाती है कि यह ट्रक मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और वाकई में एरिक को कुछ नहीं होता और ट्रक आगे चल देता है। इसी बीच जूलिया जॉगिंग करती हुई वहां से गुजरती है। तभी फुटबॉल उसको लगती है, जिससे वह ट्रैश कैन में गिरती है। फिर गार्बेज ट्रक ऑटोमेटिकली उसे उठा लेता है और ट्रक वाला वहां से चल भी पड़ता है। ये देखकर तीनों तुरंत ट्रक वाले के पीछे भागती हैं और उसे ट्रक रोकने के लिए कहने लगती हैं, लेकिन ड्राइवर तो टिंडर चलाने में बिजी था, वो ध्यान ही नहीं देता। तब मौत पर खेलकर स्टेफनी चलती ट्रक में चढ़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो जूलिया को वहां से निकाल पाती, सैडली जूलिया वहीं पर क्रश होकर मारी जाती है। अब इस घटना के बाद तो सबको मानना ही पड़ता है कि डेथ का कज़ रियल है। सभी स्टेफनी से अपने पिछले बर्ताव के लिए उसे माफी मांगती हैं कि हमें तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, नहीं तो जूलिया ऐसे ही नहीं मरती। लेकिन स्टेफनी इसमें भी खुद को ब्लेम कर रही थी कि मैंने ही गलत ऑर्डर प्रेडिक्ट किया। मरना जूलिया को था और मेरा ध्यान एरिक पर था, यह मेरी गलती है। लेकिन तभी उसकी मामी बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करती है कि एरिक असल में हार्वर्ड का बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं, उसकी किसी जेरी नाम के आदमी के साथ भी अफेयर थी और एरिक उसी का बेटा है। इसीलिए मौत ने उसे स्किप करके जूलिया को ले लिया और अब अगला नंबर बॉबी का है। ये जानकर बॉबी बहुत डर जाता है और स्टेफनी से कहता है कि दीदी मुझे बचा लो। पहले तो स्टेफनी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर बुक से जेवी नाम के आदमी का पता चलता है जो शायद इनको डेथ से बचा सकता है, क्योंकि पहले वह 2 लोगों को इस घर से निकाल चुकी है। डार्लिन बताती है कि आरिस अपने लेटर्स में जेवी नाम के आदमी का कई बार जिक्र करती है। वो उनकी फ्रेंड हैं और होप रिवर हॉस्पिटल में काम करती हैं। बस फिर क्या था, सब हॉस्पिटल जाकर तुरंत जेवी से मिलते हैं और सबसे पहले वो उनसे ये पूछती हैं कि वो आरिस को कैसे जानती हैं। तब जेवी उन्हें बताती हैं कि आरिस के प्रीमिनेशन में आखिरी में जो बच्ची आरिस के साथ थी वो जेवी ही थी। आरिस ने सबके साथ उनका फेट भी बदल दिया था, इसलिए वो आज जिंदा हैं। आरिस अपनी थ्योरीज जेवी के साथ भी शेयर करती थीं, इसलिए जेवी को डेथ को चीट करने के तरीके पता थे और इसीलिए पुराने पार्ट्स में लोगों की हेल्प करती थीं। इनफैक्ट 2 लोग तो उसकी टिप्स से इस कर से फ्री भी हो चुकी हैं और अब चैन से अपनी लाइफ काट रही हैं। ये भी उन्हें बताती है कि डेथ को चीट करने के 2 ही तरीके उसे पता हैं, न्यू डेथ या न्यू लाइफ। अब या तो किसी और को मार दो, फिर उनकी बची हुई लाइफ तुम्हें मिल जाएगी, यानी कि उसकी उम्र तुम्हें लग जाएगी और डेथ की कर्ट लिस्ट से तुम्हारा नाम हट जाएगा। और न्यू लाइफ का मतलब है कि सेम लाइफ में मरकर दोबारा जिंदा होना। फिर डेथ लंबे समय के लिए तुमसे दूर ही रहेगा। वह बताती है कि किम्बली नाम की लड़की ऐसे ही कर से बाहर निकली थी। वो पानी में डूबकर मर गई थी, लेकिन डॉक्टर ने सीपीआर देकर फिर से उसे जिंदा कर दिया और इस तरह उसे न्यू लाइफ मिली और डेथ की लिस्ट से अभी के लिए उसका नाम हट गया। अब पहले वाला आइडिया तो उन्हें सही नहीं लगता, क्योंकि बॉबी किसी का मर्डर नहीं कर सकती है और दूसरे तरीके में सक्सेस रेट बहुत कम है। शायद किम्बली ज्यादा लकी थी, लेकिन क्या बॉबी भी उतनी ही लकी है? स्टेफनी तो अब होप ही खो चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एरिक बॉबी से कहती है कि उन्हें एटलीस्ट दूसरा रास्ता ट्राई करके तो देखना ही चाहिए और उसे अपने साथ ले जाती है। अब बॉबी को पीनट से एलर्जी थी, तो प्लान ये था कि पहले बॉबी पीनट वाला प्रोडक्ट खाकर ऑलमोस्ट मर जाएगी, लेकिन एरिक तुरंत उसे दवाई देकर वापस ले आएगी। बस फिर क्या था, दोनों वेंडिंग मशीन से पीनट बटर वाली कैंडी निकालने लगती हैं। तभी हमें वार्निंग साइन का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है, यानी कि अगला एक्सीडेंट इस मशीन से रिलेटेड हो सकता है। तभी मशीन में अचानक गड़बड़ भी हो जाती है। कैंडी बीच में ही अटक गई थी और बाहर नहीं आ रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर एरिक मशीन पर पंच मारने लगती है, जिससे ग्लास भी चटक जाता है। फिर से एक नेगेटिव साइन, लेकिन एरिक का ध्यान तो कैंडी निकालने में था। एरिक तो कैंडी के पीछे पूरा पागल हो गया था। कैंडी बाहर गिराने के लिए वह पीछे जाकर मशीन टिल्ट करने लगता है। वार्निंग साइन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए
और सामने से बॉबी मशीन को पकड़े हुए थी जो कभी भी उस पर गिर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और आखिरकार वो कैंडी निकालने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद एरिक बॉबी को एमआरआई वाले रूम में ले जाकर छुपा देता है क्योंकि बाहर स्टेफनी और बाकी सब उसको ढूंढ रहे थे। इसी दौरान एक्सीडेंटली एमआरआई मशीन स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि हाई पावर मैग्नेट लगा होता है। धीरे धीरे मैग्नेट की ताकत भी बढ़ने लगती है और दोनों इससे अनजान बातें कर रहे होते हैं। बॉबी कहता है, भाई अगर प्लान फेल हो गया तो मेरे कछुए का ध्यान रखना। एरिक जवाब देती है, अरे भाई, उसका ध्यान तू ही रखेगा क्योंकि प्लान काम करेगा और तू जिएगा। और फिर इसी उम्मीद के साथ बॉबी कैंडी खा लेता है। शुरू में तो कुछ नहीं होता लेकिन थोड़ी देर में एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है जो कि बॉबी से बिल्कुल भी सहन नहीं होता और वह तुरंत दवाई मांगने लगता है। लेकिन एरिक उसे दवा देने से मना कर देती है क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं था। इससे प्लान फेल हो जाता। तभी इतने में मैग्नेट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद पहले तो एरिक का पेसिंग वाला सारा सामान खींचता है और फिर चेयर के साथ वह भी खींच जाता है और एमआरआई मशीन में घुसकर फोल्ड होकर क्रस्ट हो जाता है। इतने में बॉबी के हाथ दवाई लग जाती है जिसे इंजेक्ट करके वो रिएक्शन रोक देता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी इतने में वेंडिंग मशीन से स्प्रिंग निकलकर सीधा बॉबी के सर में जाकर घुस जाती है और बेचारा बॉबी भी मारा जाता है। वेंडिंग मशीन इस तरह से मौत का रूप लेकर आएगी, ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एरिक क्यों मारा गया। वह तो ब्लड लाइन का हिस्सा था ही नहीं। वेल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह डेथ के काम के बीच में आ रहा था और जो भी डेथ का काम खराब करने की कोशिश करता है डेथ उसे भी नहीं छोड़ता। खैर हावर्ड और उसके बच्चे तो खत्म हो गए थे और अब डार्लिन और उसके बच्चों की बारी थी। शुरुआत डार्लिन से ही होनी थी तो क्या सोचती है कि अपनी माँ की तरह सेम केबिन में खुद को आइसोलेट कर लूंगी और जब तक वह जिंदा रहेगी मौत उसके बच्चों को भी नहीं छू सकती। आइडिया तो सही था लेकिन वह अकेले जाने की बात करने लगती है जिस पर स्टेफनी कहती है कि उसकी जान को खतरा है, मौत कभी भी उसे मार सकती है, इसलिए कवर देने दोनों उसके साथ चलेंगे और डार्लिन भी मान जाती है। इसी दौरान बुक से वही पेनी कॉइन गिर जाती है जिसे एक लेडी उठाकर अपने पास रख लेती है। इतने में तीनों कैबिन के लिए निकल पड़ते हैं कि तभी अचानक सामने से एक लॉगम ट्रक गुजरता है जिससे टकराने से वह बाल बाल बच जाते हैं। खैर फिर जैसे तैसे वह सब कैबिन तक पहुंच जाते हैं लेकिन डार्लिन के कैबिन में जाने से पहले ही डेथ अपने स्टाइल में पूरा कैबिन ही उड़ा दिया जाता है जिससे डार्लिन घायल हो जाती है। चार्ली मलबे के नीचे दब जाता है और स्टेफनी ट्रक समेत पानी में गिरकर डूबने लगती है। डार्लिन चार्ली को मलबे से बाहर निकाल लेती है लेकिन उसके तुरंत बाद मलबे के नीचे आकर खुद मारी जाती है। बेचारे चार्ली के पास अफसोस करने का भी वक्त नहीं था क्योंकि अब उसे तुरंत अपनी बहन को बचाना था जो लगभग डूब चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वह स्टेफनी को पानी से बाहर लाता है और उसे तुरंत सीपीआर देकर उसकी जिंदगी वापस ले आता है। तब जाकर फाइनली दोनों चैन की सांस लेते हैं क्योंकि स्टेफनी को न्यू लाइफ मिलने से वे डेथ के घर से बच गई थीं। इसलिए डेथ अभी स्टेफनी को नहीं मार सकता था और जब वह जिंदा रहेगी तो डेथ चार्ली को भी नहीं मार सकता। फिर एक हफ्ते बाद चार्ली की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और स्टेफनी उसकी कोट की जेब में गुलाब लगा रही थी कि तभी काटने से उसकी उंगली से खून निकल आता है और उसे डेजावू जैसी फीलिंग होती है कि ऐसा पहले भी प्रीमोनेशन में हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो सामान लेते वक्त वही पेनी कॉइन गलती से गिरा देती है। फिर वह कॉइन लुढ़कते हुए ट्रैक में जाकर अटक जाती है और यह बिल्कुल वही सीन है जो फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। तभी एक रेड कलर की कार भी वहां से गुजरती है और यह सब जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। खैर इधर दोनों को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि डेथ असल में डूबने के 5 मिनट बाद ही काउंट होती है। लेकिन चार्ली ने स्टेफनी को तो 1 मिनट में ही रिवाइव कर दिया था, मतलब वह बस बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी, यानी कज अभी भी एक्टिव है। तभी स्टेफनी वही रेड कलर की कार नोटिस करती है। इतने में पटरी से उतरकर ट्रेन आती है जो उन्हें कुचलने वाली होती है लेकिन वे फिर भी बच जाते हैं। लेकिन ये ट्रेन असल में एक लॉगन ट्रेन थी और उन लकड़ियों से कुचल कर दोनों मारे जाते हैं। इसी के साथ
ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। टेक्निकली अब सिर्फ जेबी की मौत बची है और उसे तो दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जेबी का रोल निभाने वाला अभिनेता रियल लाइफ में गुजर चुका है। यह उनकी आखिरी फिल्म थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।